हेलो एवरीवन। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉप एमसीक्यूज़ हैं जो 100% एग्ज़ाम बेस्ड हैं। ये पार्ट 9 है, बाकी के 8 अपलोड हो चुके हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओलम दे गूज ने अपने घोषणा पत्र में मूलभूत अधिकार कौन कौन से दिए थे। तो सबसे पहला था, औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि महिला जन्म से ही स्वतंत्र है और पुरुष के बराबर अधिकार रखती है। अगला है, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। इसमें क्या था कि प्राकृतिक अधिकार में शामिल थे हमारे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के खिलाफ अधिकार। सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का असली काम लोगों के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना था। तीसरा है, असली शक्ति जनता के पास है, राजा के पास नहीं है। यहाँ बताया गया है कि सत्ता का असली स्रोत राष्ट्र यानी जनता है, ना कि राजा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि कानून वही सही है जो जनता की सामूहिक इच्छा को दर्शाए और सब पर समान रूप से लागू हो। पांचवा है, अगर महिला अपराध करती है तो उसे भी सज़ा मिलेगी। मतलब कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ समानता का मतलब है कि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी समान होगी। इस तरह ओलम दे गूज ने महिलाओं के लिए समानता, अधिकार और न्याय की बात की, जो आज के लोकतंत्र की नींव बन चुकी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं आगे। पहला है, ओलम दे गूज के घोषणा पत्र में क्या बताया गया है? युद्ध के नियम, महिलाओं के मूलभूत अधिकार, कर प्रणाली या शिक्षा नीति? तो बी ऑप्शन राइट है, महिलाओं के मूलभूत अधिकार। 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन में लिखा था। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को भी वही अधिकार मिले जो पुरुषों को मिले थे। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है, घोषणा पत्र के अनुसार औरत क्या है? पुरुष से कमज़ोर, स्वतंत्र और अधिकारों में समान, आश्रित या सेवक? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्र और अधिकारों में समान। इसका मतलब था महिला जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के बराबर है। अगला है, राजनीतिक संगठनों का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? युद्ध, कर, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा या व्यापार? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। प्राकृतिक अधिकार में क्या क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता, सुरक्षा, संपत्ति, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये ओलम दे गूज ने लिखे थे। सरकार का असली काम टैक्स लेना नहीं बल्कि नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है, प्राकृतिक अधिकारों में क्या क्या शामिल है? तो स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा या ऑल ऑफ दीज? तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा बताया गया है? संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार या शिक्षा? तो सी ऑप्शन राइट है, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। मतलब अगर आपके अधिकार छीने जाएं तो विरोध करना आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, संप्रभुता का स्रोत कहाँ निहित है? राजा में, संसद में, राष्ट्र में या सेना में? तो सी ऑप्शन राइट है, राष्ट्र में। अब सत्ता राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित मानी गई है। यही आधुनिक लोकतंत्र की नींव है। नेक्स्ट है, राष्ट्र किससे मिलकर बनता है? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों या राजा? तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है, कानून किसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए? राजा की इच्छा, सामान्य इच्छा, सेना या न्यायालय? तो बी ऑप्शन राइट है, जनरल विल। इसमें क्या है, कानून वही सही है जो जनता की इच्छा को दर्शाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति की। तो बी ऑप्शन राइट है। ये एग्जाम में आ चुका है और ये पूछा था कि जनरल विल जो है ये किसका है, किसने दिया है? तो ये किसने दिया था? ओलम दे गूज ने दिया था। नेक्स्ट है, नागरिक विधि निर्माण में कैसे भाग ले सकता है? सीधे मतलब जनमत संग्रह द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा? तो सी ऑप्शन राइट है, दोनों के द्वारा ले सकता है। अगला है, कानून कैसा होना चाहिए? असमान, केवल पुरुषों के लिए, सभी के लिए समान या केवल अमीरों के लिए? तो सी ऑप्शन राइट है, सभी के लिए समान। अगला है, सभी नागरिक किस आधार पर समान हैं? जन्म से, योग्यता और प्रतिभा, धन या जाति? तो बी ऑप्शन राइट है, योग्यता और प्रतिभा। यहाँ बताया गया है कि समानता का आधार जन्म या धन नहीं बल्कि योग्यता और प्रतिभा होनी चाहिए। अगला है, सार्वजनिक पदों के लिए कौन योग्य है? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, सभी नागरिक या राजा? तो सी ऑप्शन राइट है, सभी नागरिक। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पद पाने का अधिकार है। तो सी ऑप्शन राइट है।
अगला है, क्या महिलाओं को कानून से छूट है? हाँ, नहीं, केवल आंशिक या केवल अमीर? तो नहीं है, बी ऑप्शन राइट है, नहीं। महिलाओं को कानून में छूट नहीं है, क्योंकि समानता का मतलब है अधिकार और जिम्मेदारी दोनों समान होना। नेक्स्ट है, महिलाओं को अपराधी कैसे ठहराया जा सकता है? बिना प्रक्रिया के, विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा? तो बी ऑप्शन राइट है, कानून के अनुसार जांच और न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही उनको अपराधी ठहराया जा सकता है। तो बी ऑप्शन राइट है। महिलाओं के साथ कानून कैसा व्यवहार करेगा? अलग, कठोर, पुरुषों के समान या नरम? तो क्या आएगा? पुरुषों के समान, सी ऑप्शन राइट। अगला है, महिलाओं को क्या किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन राइट है, गिरफ्तारी और नज़रबंदी की जा सकती है, क्योंकि कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। तो बी ऑप्शन राइट है। महिलाओं को किसका पालन करना होगा? तो कठोर कानून का पालन करना होगा, सी ऑप्शन राइट है। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह कठोर कानूनों का पालन करना पड़ेगा। यह घोषणा पत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? असमानता, समानता, युद्ध या दासता? तो क्या आएगा? बी ऑप्शन राइट है, समानता। यह पूरा घोषणा पत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात कही गई है। और ये घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ओलंपिक गूस के द्वारा लिखा गया था। और इसको समझते हैं और इसी से ही रिलेटेड आगे एमसीक्यूज़ हैं, तो ध्यान से देखना क्या है। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक शोमित ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया था। तो इस पैसेज में बताया गया है कि जैकोबिन नेता जो शोमित थे, इन्होंने महिला के क्लब बंद करने को क्यों सही ठहराया, उसके पीछे उसकी क्या सोच थी। उसने क्या कहा, क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपे हैं? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? तो नहीं। इसका मतलब ये था कि जितने भी घरेलू काम हैं वो सब महिलाओं के हैं, बाहर के काम जितने भी हैं वो सारे पुरुषों के हैं। प्रकृति ने पुरुषों से कहा है, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा है, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारा कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली जो औरतें हैं वो गलत हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? इस पैसेज से साफ ये दिखता है कि इसकी सोच पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, ये कहता था कि महिलाएं जो है वो घर का काम करेगी, पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो। सन 1793 में किसने महिला क्लबों को बंद करने का समर्थन किया था? तो जैकोबिन राजनेता, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय किस आधार पर उचित ठहराया गया? तो किस आधार पर था? बी ऑप्शन राइट है, प्राकृतिक भूमिकाओं के आधार पर। जैसे पुरुष जो है वो बाहर के काम करेंगे, महिलाएं जो है वो घर के काम करेंगी। ठीक है। शोमिट किस राजनीतिक समूह से संबंधित था? तो बी ऑप्शन राइट है, जैकोबिन्स। अगला है, शोमिट का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? तो वो क्या था? कट्टर क्रांतिकारी था। यह महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ था। अगला है, शोमिट महिलाओं की भूमिका के बारे में क्या सोचता था? कि राजनीति में भाग लेना, शिक्षा प्राप्त करे, घरेलू कार्य करे या सेना में जाए? तो सी ऑप्शन राइट है कि घरेलू काम किसके हैं? महिलाओं के हैं। शोमिट के अनुसार पुरुषों का कार्य क्या था? घर संभालना, ये तो औरतों का काम था। बच्चों की देखभाल करना, ये भी महिलाओं का काम था। शिकार, कृषि और राजनीति, सी ऑप्शन राइट है। अगला है, शोमिट के विचार किस प्रकार की सोच को दर्शाते हैं? समानता, पितृसत्तात्मक सोच, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है, पुरुषों का काम शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य है, जबकि महिलाओं का काम गृहस्थी और मातृत्व है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है सी, शोमिट का। महिलाओं का कार्य गृहस्थी और मातृत्व है, यह किसका विचार है? तो सेम है, सी, शोमिट का। अगला है, जिम्मेदारियों का बंटवारा प्राकृतिक है, यह किसका दृष्टिकोण है? तो यह है बी, शोमिट का। अगला है, पुरुषों को शिकार, कृषि, राजनीति करनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो बी ऑप्शन राइट है, शोमिट का है। अगला है, क्या पुरुषों को बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन मिले हैं, यह कथन किसका है? तो सी आंसर है, शोमिट का है। अब देखेंगे दास प्रथा का उन्मूलन, कि किस टाइम पे स्लेवरी ख़त्म हुई थी। जैकोबिन्स के टाइम पे हुई थी, नेपोलियन ने वापस से शुरू कर दिया था। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे।
अगला है फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन किस शासन के दौरान हुआ? तो ये हुआ था जैकोबियन शासन के दौरान। सी ऑप्शन राइट है। 1794 में जैकोबियन शासन ने स्लेवरी को ख़त्म किया। बाद में नेपोलियन ने वापस शुरू किया। दास प्रथा का पहला उन्मूलन जैकोबियन शासन के दौरान हुआ, तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है मार्टिनिक, गॉडेलॉप, सेंट डोमिंग, ये क्या थे? तो ये थे फ्रांसीसी कैरिबियाई उपनिवेश। सी ऑप्शन राइट है। ये सभी जगह कैरिबियन में थी। फ्रांस के कॉलोनीज थे जहाँ प्लांटेशन सिस्टम चलता था। अगला है मार्टिनिक, गॉडेलॉप, सेंट डोमिंग किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये बताना हमें तंबाकू, चीनी, कॉफ़ी और नील के लिए प्रसिद्ध थे। सी ऑप्शन राइट है। अगला है यूरोपियों को उपनिवेशों में काम करने में अनिच्छा क्यों थी? मतलब वो काम करना क्यों नहीं चाहते थे? कम वेतन, लंबी दूरी और अपरिचित देश, तो बी ऑप्शन राइट है। लंबी दूरी और अपरिचित देश की वजह से, जैसे बहुत दूर का सफ़र होता था, अजनबी जगह, कठिन परिस्थितियाँ, इसलिए उन्होंने स्लेव्स को काम पर लगाया, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है श्रम की कमी को कैसे पूरा किया गया? मशीनों से, त्रिकोणीय दास व्यापार से, शिक्षा से या युद्ध से, तो बी ऑप्शन राइट है। अच्छा, इसमें क्या था? लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अफ्रीका से स्लेव्स लाए गए और इसे ट्रायंगुलर स्लेव्स ट्रेड कहा गया। श्रम की कमी को त्रिकोणीय दास व्यापार के माध्यम से पूरा किया गया, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है त्रिकोणीय दास व्यापार किन किन क्षेत्रों के बीच होता था? तो किस किस के बीच था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। तो देखो कहाँ है, बी ऑप्शन राइट है। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में होता था। अगला क्वेश्चन है दास व्यापार कब शुरू हुआ? 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में या 19वीं में? तो आप ये याद रखना, शुरू तो हुआ था 16वीं में, ठीक है, लेकिन जो अपनी चरम सीमा पे पहुंचा था वो पहुंचा था 17वीं में, ठीक है। अगर शुरू हुआ तो वो आएगा 16वीं, और अगर पूछा जाए कि चरम सीमा कब थी तो 17वीं थी। अच्छा, बुक में 17वीं ही दे रखी है क्योंकि उसके हाईएस्ट पीक का ही पूछा गया है, तो बी ऑप्शन राइट है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी आंसर, ठीक है। अगला है फ्रांसीसी व्यापारी दासों को कहाँ से खरीदते थे? एशिया, यूरोप, अफ्रीका के तट से या अमेरिका? तो सी ऑप्शन राइट है। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से स्लेव्स को खरीदा जाता था। बोर्दे और नांते किस लिए प्रसिद्ध थे? तो सी ऑप्शन राइट है। दास व्यापार से समृद्ध बंदरगाह थी। ये जो थे फ्रांस के बहुत बड़े पोर्ट थे और ये स्लेव ट्रेड से ही अमीर बने थे, तो सी ऑप्शन राइट है। बोर्दे और नांते कहाँ स्थित थे? तो ये कहाँ थे? बी ऑप्शन राइट है, ये फ्रांस में थे। अगला है बोर्दे और नांते के समृद्ध होने का क्या कारण था? कृषि, उद्योग, दास व्यापार या शिक्षा? तो सी ऑप्शन राइट है, दास व्यापार। अगला है दासों को दागकर और हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक ले जाने में लगभग कितना समय लगता था? तो ये था लगभग 3 महीने का। अगला है कैरिबियाई देशों में दासों को किसे बेच दिया जाता था? राजा को, सैनिक को, बागान मालिक या व्यापारी? तो सी ऑप्शन राइट है, बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। अगला है यूरोप में किन वस्तुओं की मांग दास श्रम से पूरी हुई? गेहूँ, चीनी, कॉफ़ी या नील, लोहा या कपड़ा? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है कौन से बंदरगाह दास व्यापार से समृद्ध हुए थे? तो बताया था बोर्दे और नांते, बी ऑप्शन राइट है। अगला है 18वीं सदी में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा क्यों नहीं हुई? जानकारी की कमी, व्यापारियों के विरोध के डर से, युद्ध या शिक्षा? तो बी ऑप्शन राइट था, व्यापारियों के विरोध के डर से। हुआ क्या, व्यापारी इस व्यापार से बहुत पैसा कमा रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ बोलने से लोग डरते थे। नेक्स्ट है 1794 में क्या हुआ? युद्ध हुआ, संविधान, दासों की मुक्ति का कानून या राजा की वापसी? तो सी ऑप्शन राइट है, दासों की मुक्ति का कानून बना। अगला है दास प्रथा को पुनः किसने शुरू किया था? तो नेपोलियन ने शुरू किया था वापस से, क्योंकि उसे आर्थिक लाभ चाहिए था, इसलिए इसने शुरू किया। नेपोलियन ने किस वर्ष दास प्रथा को पुनः शुरू किया था? तो 1802 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है 1794 का कानून कब तक लागू रहा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष या बहुत समय? तो 2 वर्ष इसका आंसर है, बी। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 2 वर्ष, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ज़्यादा वर्ष नहीं चला, ठीक है। अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो 2 वर्ष, वरना बहुत कम समय तक रहा था, ठीक है। नेपोलियन ने दास प्रथा क्यों शुरू की थी? क्योंकि अपने आर्थिक हित के लिए, बहुत पैसा था इसमें, इसलिए। अगला है दास बनाने के लिए किन लोगों को पकड़ा गया? एशियाई, यूरोपीय, अफ्रीकी, निग्रोज लोग। अफ्रीकन जो ब्लैक्स लोग थे उनको पकड़ा गया। अफ्रीका के लोगों को पकड़कर दास बनाया जाता था, तो सी ऑप्शन राइट है। निग्रो शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता था?
तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए किया जाता था। अगला है निग्रो लोगों को मुख्यतः किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो बागानों में श्रम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए। अगला है निग्रो शब्द किस ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा है? तो वो किससे जुड़ा है? दास प्रथा से जुड़ा है। बी ऑप्शन राइट है। निग्रो शब्द खासकर अफ्रीकी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें यूरोपियन लोग पकड़कर दास बनाते थे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।